नमस्ते। ये मेरा सेकंड वीडियो होगा कोरोना डेडिकेटेड प्रोग्राम में। आज मैं बात करूंगी व्हाट आर द सिम्टम्स एंड साइंस। क्या होगा कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। यूँ तो सबके पास बहुत सारी जानकारी पहले से ही अवेलेबल है, पर फिर भी एक छोटा सा मैं रिकेप करा देना चाहती हूँ सबों के साथ। कैसे कैसे इसके सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। सिम्टम्स मीन्स लक्षण। सबसे पहले ये बता देती हूँ कि जो कोरोना वायरस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराती है, निमोनिया की तरह। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। तो फर्स्ट वीक में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और सेकेंड वीक में वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ चला जाता है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपके गले में थोड़ा सा खराश होने लगा है, ऐसी वाली फीलिंग्स आने लगती है, तो आप समझ जाइए दिस इज द अलार्मिंग साइन कि आपको टेस्ट करा लेना चाहिए कोरोना का। उसके बाद जरूरी नहीं है कि फर्स्ट डे ही आपको फीवर आ जाए। तो पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन का, जैसे हो सकता है छींक हो, थोड़ा सर्दी जुकाम हो, गले में खराश हो, बट इट्स ओके, आपको फीलिंग होगी कि चलो ठीक है। लेकिन जैसे जैसे 3 दिन 4 दिन बीतता जाएगा फीवर स्टार्ट हो जाएगा। फीवर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट, सेल्सियस से स्टार्ट होते होते फिर हो सकता है कि वो फीवर आपका बढ़ता चला जाए, 38 के करीब भी हो जाए। तो सारे कंडीशन जो होंगे वो वर्स्ट की तरफ जाने लगेंगे। जो इनिशियली स्टार्ट होगा वो वर्स्ट की तरफ जाएगा। जो सोर थ्रोट पहले था जो गर्म पानी से गार्गल करके ठीक हो सकता था, वो अब सेकेंड स्टेज में स्टार्ट हो जाएगा। वो गले में दर्द होने लगेगा, लगातार नाक बह सकता है, धीरे धीरे नेक्स्ट वीक में खांसी स्टार्ट हो सकती है। तेज खांसी के साथ पहले तो सूखी खांसी होगी, उसके बाद बलगम आने लगेंगे, फीवर बहुत बढ़ने लगेगा, आप टायर्ड फील करेंगे। किसी किसी केस में ऐसा भी देखा गया है कि चक्कर आना, नोजिया, जी मचलना, वॉमिटिंग, डायरिया भी होता है। तो अगर सीवियर केसेस में आपको डायरिया हो रहा है तो नेचुरली बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी बॉडी से, वाटर लेवल इतना ज़्यादा ऑल ऑफ ए सडन निकल जाएगा, तो आप वीक हो जाएंगे, बेड पे पड़ जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स कोविड रिलेटेड पेशेंट में जो भी हैं उसमें पाए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहता है कि रैशेस भी बॉडी में होने लगते हैं, पर इंडिया में अभी वैसे कुछ रैशेस वाली बात नहीं आई है। तो ये सारे सिम्टम होंगे। जब आप 15 डेज के बाद, सेकेंड वीक के बाद, अगर आप आगे की तरफ प्रोग्रेस आपकी डिजीज होती है और कंट्रोल में नहीं होती है, फिर आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में तेज खांसी, बुखार के साथ साथ आपके बॉडी में सेप्सिस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, आप वेंटिलेटर पे चले जाएंगे, आप सांस नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे करके उसके बाद क्या होता है, कुछ ऑटोप्सी करके ये देखा गया है ऐसे पेशेंट के बॉडी से कि उसके बॉडी में जो पल्मोनरी इम्बोलिज्म या डिफरेंट जो ब्लड वेसल्स के थ्रू छोटे छोटे इम्बोलाई जाते हैं। ये इम्बोलाई क्या होते हैं, जो आप समझ लीजिए कि ब्लड उनका कहीं पे थिक हो गया, जमा हो गया। तो वो इम्बोलिज्म अगर एक जगह से नली है जो किसी ऑर्गन को सप्लाई कर रही थी, वहाँ पे जाके वो इम्बोलिज्म जो छोटा सा क्लॉट अगर फंस जाता है तो आगे तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के टिश्यूज डेड होने लगेंगे, तो वहाँ नेक्रोसिस हो जाएगा। तो वो ऑर्गन फिर काम कैसे करेगा, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो, किडनी हो सकता है, लीवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जब इम्बोलिज्म होने लगा, पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो सकता है, कहीं पे भी कोई भी बॉडी के किसी पार्ट में सेप्सिस और इम्बोलिज्म लेटर स्टेज में होगा, उसके बाद किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, वो ऑर्गन काम ही नहीं करेगा। तो ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था कहाँ से, थोड़ा सा सर्दी जुकाम छींक यहाँ से स्टार्ट हुई थी कहानी, और कहाँ जाकर ख़त्म हुई, जब आप वेंट पे चले गए। अब आप न सांस ले पा रहे हैं, न आप में कुछ करने की शक्ति है, और शायद उस स्टेज में बहुत मुश्किल भी होता है। वेंट पे गए पेशेंट को वापस से रिवर्ट बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये प्रोग्रेस लंबा प्रोग्रेस नहीं है, 2 वीक के अंदर आप लास्ट स्टेज में पहुंच सकते हैं, ओनली 2 वीक। मैंने पहले ही कहा है, फर्स्ट वीक में कोई भी सिम्टम माइल्ड होगा, सेकेंड वीक में थोड़ा तेज होगा, थर्ड वीक में आपके बॉडी में इम्बोलिज्म, सेप्सिस और फेलियर, धीरे धीरे ऑर्गन फेलियर एक एक करके फेलियर होना शुरू हो जाएगा। इतनी छोटी सी कहानी
कितनी छोटी कहानी, इतने कम दिनों में अभी हट्टा कट्टा दिख रहा था बंदा, ऐसे उसकी हुई, ऐसे डिटोरिएट करते करते पेशेंट वहां तक पहुंच गया। वेंट पे जाने के बाद नो बैक, बहुत कम चांसेस है कि वेंटिलेटर से कोई पेशेंट वापस हेल्दी लौट के आया, वो भगवान बचाए। इसलिए इसको कहते भी हैं अक्यूट। सार्स का मतलब भी पता है, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो सीवियर, आपने देखा क्या कहाँ कंडीशन था सर्दी जुकाम जिसमें हम लोग कुछ नहीं लेते हैं नॉर्मली, उससे कहानी कहाँ से कहाँ बढ़ गई, डेड एंड पे पहुंच गई। और अक्यूट क्यों? क्योंकि बहुत कम ड्यूरेशन में, ये ड्यूरेशन इतना लंबा नहीं था कि चलो आज भी निकलेंगे डॉक्टर के पास कंसल्ट करेंगे, चलो आज गए 2 दिन टाल दिया, 1 सप्ताह टाल दिया, कोई बात नहीं नहीं। आप अपने आप को वॉच करते रहिए। इसमें बॉडी एक, हेड एक, कुछ भी हो सकता है। बॉडी एक जब स्टार्ट होगा, हल्का माइल्ड हेडेक होगा, फिर आपका बॉडी एक होगा, फिर जॉइंट्स में आपके पेन होने लगेंगे, और सीवियर स्टेज में ये आपकी छोटी छोटी हड्डियां जितनी है सब में जकड़न स्टार्ट हो जाएगा, कोई मूवमेंट के लायक नहीं बचेगा। इस तरह का ये सीवियर ड्रेडेड कंडीशन है। सांस की बीमारी से शुरू हुई थी, सारे ऑर्गन को ले चला। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को क्लोज मॉनिटरिंग में रखें, और जैसे ही कुछ होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनकी गाइडलाइन को जो भी है उसको फॉलो करें। थैंक यू।